मुख्य विपक्षी यहाँ इस समय हकीकत तो ये है कि आज के सिनेरियो में एकमात्र दल दिख रहा है जो कि बीजेपी से मुकाबला करता नजर आएगा, वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों की वजह से ही जानी जाती है। 2 वोटर हैं पिछड़े और मुस्लिम, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का बहुत ज्यादा रुचि उन मुस्लिम वोटर्स पे नहीं है, पसमंदा की बात जरूर करती है, लेकिन उसकी नजर पिछड़ों पे है। 2 कांग्रेस। आप ध्यान दीजिए 2014 में भाजपा का फोकस केवल ओबीसी ही नहीं रहा, बल्कि अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो भी थी। इसीलिए 2014 में उस समय बसपा यहाँ की एक प्रमुख पार्टी हुआ करती थी, वो बिल्कुल 0 पर चली गई थी 2014 में। तो इस समय भाजपा जो रणनीति बना रही है, मेरे हिसाब से वो ओबीसी प्लस दलित दोनों को एक साथ साध करके ये 80 पर अपना दावा कर रही है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कोई यात्रा निकल रही है कांग्रेस की, उसमें जाएंगे, लेकिन आप ये गंभीरता देखिए, जिस यात्रा को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं वहां अखिलेश यादव खुद ना जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो संदेश नहीं देना चाहता है कि कांग्रेस को हम कुछ सीरियस ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं अब फिर एक बहस चालू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बार जो है 80 सीटों की बात करती है और लोकसभा 2024 की तैयारी पूरी पुख्ता कह रही है। लेकिन जो 14 सीटें उसकी हैं जहां पर वो जीत नहीं सकी थी, उन सीटों पर भी अब समीकरण बैठा रही है। उसका मानना है कि हमारी पूरी तैयारी है और इन सीटों को जीतकर उत्तर प्रदेश फतेह करेंगे। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ के मौजूद हैं। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। मैं एक एक करके आपसे तारुफ भी कराता हूँ। सर शिव सरन जी हैं। सर आप? मैं नवलकांत सिन्हा हूँ। सर द्विवेदी। मैं अंकित श्रीवास्तव। ये सभी वो जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी हम जानने की अब कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी दावे किस तरीके से कर रही है और क्या कहना है। सर शिवसेना जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। सर, जिस तरीके बीजेपी कह रही है कि मैं अब 2024 जो है हमारे लिए पूरी इनमें तैयारी है और हम सारी सीटें जीत कर आएंगे, आखिर किस वजह से, क्या समीकरण है उनकी, कैसा सोच रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा एक चुनौती है। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ता जा रहा है और ये बैकवर्ड को लेकर के पूरा टारगेट बीजेपी का है कि मैक्सिमम बैकवर्ड वोट उसको कैसे मिले, और उस वोट लेने के लिए जो सेमीफाइनल की बात जो की जा रही है इसको नगर निगम के चुनाव को, तो इसमें बैकवर्ड को ही लेके देखिए कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट सब जा रहा है, सरकार भी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट संभवतः जाने वाली है। तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी घोषणा कर दिया है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सिर्फ बैकवर्ड वोट को घसीटने के लिए सब कुछ हो रहा है, बाकी सवर्ण वोट है या शेड्यूल कास्ट वोट है, ये सब एक एक खांचे में लमसम सेट हो चुके हैं, थोड़ी कसर है। लेकिन मुख्य जो मुद्दा है वो बैकवर्ड वोट के सहारे ही लोकसभा 2024 की 80 सीटों का इनकी तैयारी है। उस पर कहाँ सफल होते हैं ये नगर निगम के चुनाव के परिणाम से ही संकेत मिलेंगे। सर, मैं अभी फिर आता हूं आपके पास। नवलकांत सर, ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं कि हम, जो इनके पास सीटें नहीं थी 14, वो भी कह रहे हैं कि हम अब जीत की तरफ हैं, तो क्या ओबीसी फैक्टर वहां पर भी अप्लाई करेंगे या किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये अब 80 की बात कर रहे हैं, 24 पूरा अपना। देखिए, मोदी जी के आने के पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको अगड़ों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन जो पूरे देश में बीजेपी स्थापित हुई और पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनी, उसकी सबसे बड़ी वजह थी पिछड़े वोटर जो बीजेपी के साथ खड़े हुए, उसकी वजह से बीजेपी यहाँ तक पहुंची है। और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में, जैसा शिवसेना जी ने जिक्र किया कि अब मुख्य विपक्षी यहाँ इस समय हकीकत तो ये है कि आज के सिनेरियो में एकमात्र दल दिख रहा है जो कि बीजेपी से मुकाबला करता नजर आएगा, वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों की वजह से ही जानी जाती है। 2 वोटर हैं पिछड़े और मुस्लिम, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का बहुत ज्यादा रुचि उन मुस्लिम वोटर्स पे नहीं है, पसमंदा की बात जरूर करती है, लेकिन उसकी नजर पिछड़ों पर है। और ऐसे में आज ही आप देखिए जो फैसला आया और जिस तरह से विपक्ष ने हमला किया, जिस तरह से मायावती ने ट्वीट किया, जिस तरह से राम गोपाल यादव ने ट्वीट किया, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तमाम नेताओं ने ट्वीट किए कि ये सरकार चाहती नहीं थी आरक्षण पूरा हो, और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य सामने आया, उन्होंने कहा कि नहीं,
जो पिछड़ों की मांग है उसको पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके स्पष्ट कर दी रणनीति, तो पिछड़ों को कोई खोना नहीं चाहता। ये लड़ाई सबसे बड़ी पिछड़ों की बन गई है और ऐसे में मुझको लगता नहीं कि बीजेपी इसमें खुद को कमजोर होने देगी, बिना आरक्षण के चुनाव कराएगी। तो वो रास्ते तलाशे जाने हैं। हो सकता है कि बीच से कोई रास्ता निकाला है जो कोर्ट ने फैसला दिया है कोर्ट ने, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पिछड़ों को छोड़ करके बीजेपी राजनीति करने के मूड में एकदम नहीं है। सर फिर आते हैं आपके पास, द्विवेदी सर हमारे साथ। सर जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है, बीजेपी अपने आप को मजबूत मान रही है, उसको मानना है कि चुनाव की तैयारी है, स्ट्रेटजी तैयार है पूरा, हम कभी भी चुनाव कराइए हम रेडी हैं। तो वो कुछ सीटें और भी हैं उनके पास जो इस बार नहीं आ पाई थी। आपको लगता है कि पूरी तैयारी है उनके पास, वो पूरी मजबूती से खड़े हैं? क्योंकि अब इस बीच ये भी आ गया, ओबीसी का भी पूरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 2024 का चुनाव है, हम आपको 2014 की तरफ लेकर चलते हैं। 2019 में जो इनको मिला, 2014 में इनके पास 73 सीट थी 80 में से, जिसमें 71 भाजपा की थी और 2 इनके सहयोगी दल अपना दल के थे। मात्र 7 सीटें ये हारे थे, जिसमें 5 सपा को मिला था और 2 कांग्रेस का। आप ध्यान दीजिए, 2014 में भाजपा का फोकस केवल ओबीसी ही नहीं रहा, बल्कि अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो भी थी। इसीलिए 2014 में उस समय बसपा यहाँ की एक प्रमुख पार्टी हुआ करती थी, वो बिल्कुल जीरो पर चली गई थी 2014 में। तो इस समय भाजपा जो रणनीति बना रही है, मेरे हिसाब से वो ओबीसी प्लस दलित दोनों को एक साथ साध करके ये 80 पर अपना दावा कर रही है। यही वजह आपको लगता है कि जो हारी हुई सीटें वो भी जीत के आएंगी? ओबीसी और दलित दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के ये 80 पर अपना दावा कर रही है। अंकित जी भी हमारे साथ में हैं। अंकित जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन दिखा रही है, उसको लगता है कि आज चुनाव हो जाए आज जीत जाएगी वो? कैसे उसकी रणनीति बनाएगी ये अपनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रणनीति है वो पूरी तरह से साफ कर दिया है। अभी हाल में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर। दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। इसकी मुख्य वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी वो 2024 की थी। 2024 में एनी हाउ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें 2014 का जो रिकॉर्ड था उसको भी उत्तर प्रदेश में तोड़ना चाहती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का जो मामला चल रहा है वो बहुत ही पेचीदा हो गया है। उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और वहीं जो मुख्य विपक्षी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी लोग टारगेट में किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि ये ओबीसी को आरक्षण दिलाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सही तथ्य साक्ष्य कोर्ट में नहीं रखे, जिसके वजह से आज ये फैसला आया है। बहरहाल स्थिति स्पष्ट हो गई है। डिप्टी सीएम का भी ट्वीट आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव हम लोग नहीं कराएंगे और जो अन्य जो रास्ते हैं उसको तलाश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 2024 का जो मुख्य मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 से बड़ी जीत हासिल करे। उसकी मुख्य वजह एक ये मानी जा रही है कि जो नरेंद्र मोदी का जो एक व्यक्तित्व है और जो लगातार वो काम कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश हित में जो काम कर रहे हो या जो उनकी जो विदेश नीति हो, उसको कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर खरा साबित करने की एक तरह से कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में एक नई रणनीति के साथ आगे आती है, क्योंकि 2019 का जो चुनाव था वो एक तरह से उत्तर प्रदेश में अलग सिनेरियो में था। बहुजन समाज पार्टी जो पहले मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का हुआ करता था और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ आ चुके थे, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी जब 2014 के चुनाव में जिसको 0 सीट मिली थी, समाजवादी पार्टी के उसके साथ आने की वजह से 10 सीट हासिल हुई। वहीं समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीट हासिल हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो कुल मिला के इन सब सिनेरियो पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीट हासिल करने के लिए वो जोर आजमाइश कर रही है। सर ये बताइए कि जो बीजेपी कह रही है कि जैसे अभी सर ने बताया कि दलित और ओबीसी दोनों को लाने की कोशिश कर रही है, अब ओबीसी के लिए तो सभी पार्टी, बीएसपी भी बात कर रही है, समाजवादी भी पार्टी बात कर रही है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य केवल उनके चेहरे हैं, वो ओबीसी को नहीं आगे ला सकते हैं। तो ऐसे में ओबीसी का तो सभी दावा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है मेन फैक्टर होगा ये 2024 के लिए कि ओबीसी को लाना प्लस दलित को लाना, बीजेपी उनके साथ आगे बढ़ेगी? देखिए,
बसपा का जो मूल वोट जिसको जाटो बोलते हैं वो बिल्कुल फिक्स बसपा के साथ है, उसको कोई नहीं टच कर पा रहा है। भाजपा में ने भी बहुत प्रयास किया आगरा बेल्ट में उधर, लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं उस पर सफल हो पाए। लेकिन अन्य जो दलित जातियां हैं जाटों के अलावा, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी तरफ जोड़ रखा है। ये रिजल्ट अभी 2022 में भी दिखे, 19 में भी दिखे, और उसी के सहारे कि हमारा ये जो दलित हमारे साथ आ चुका है, भाजपा कर रही है कि उसके साथ में ही ये ओबीसी बड़ा फैक्टर है। वो बड़ा फैक्टर है इस कोर्ट कचहरी के बाद और बन गया है, जबकि इस पर कमी इन अधिकारियों की रही जिन लोगों ने ये इसका आरक्षण का अंतिम सूची जारी की। अंतिम सूची जारी होना बाकी रह गया था, कोर्ट ने रोक दिया। देखिए उसमें एक चीज और अंदर की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वर्तमान में, ये लोग अपना चुनाव कैसे शांति से निपट जाए इसके लिए इन लोगों ने अफसरों से जैसे भी काम लिया हो, लेकिन आरक्षण में भेदभाव हुआ वो दिखाई पड़ा कि पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है और किस उसमें आरक्षित में ये कर दिया गया। उसी का ये नतीजा है कि आज इनको कोर्ट कचहरी भागना पड़ रहा है। 24 भी सर क्या इनका लग रहा है इस तरीके से कि अभी दिक्कत हुई है तो ये 24 में इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, जब स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम पक्ष में आएंगे तो सीधे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, या विपक्ष के हाथ में जो भी मैक्सिमम जाएगा तो उसकी एक हवा बन जाएगी। एक हवा बनती है, एक संदेश जाता है। तो मेरा मानना है कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी ताकत के साथ इस चुनाव को हर हालत में अपने मैक्सिमम उपस्थिति दर्ज करा करके अपनी 24 का रास्ता प्रशस्त करेगी। सर कहा जाता है कि बीजेपी चाह नहीं रही थी कि ये इलेक्शन निकाय चुनाव के अभी हो, आरोप भी लगते रहे, विपक्षी दल ने लगाया, तो ऐसे में अब तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिर पेंडेंसी बढ़ गई, अब फिर पेंडिंग पड़ गया। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की क्या रणनीति है, वो क्या सोच रही है? क्योंकि अब 24 सामने है और ऐसी स्थिति में ये जहां विपक्ष को मौका दे दिया एक कहने के लिए, तो कितना अपने आप को मजबूत मारने, वोटर्स को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी या क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी? देखिए, आप लंबे समय से देख रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, आप तमाम सीटों को देख लीजिए, बीजेपी किसी भी एक एक सीट को लेकर कैलकुलेट होकर काम करती है। आप देखिए अमेठी जीती, वहां पे लगे रहे, आजमगढ़ जीती, रामपुर जीती, तमाम सीटें उदाहरण हैं जिसमें लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि बीजेपी जहां जीत सकती है। तो बीजेपी हर सीट पे काम करती है और जातिगत समीकरण जो है उसको कैलकुलेट करने में माहिर है। छोटे दलों से समझौते होते हैं, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद पर, राजभर को तोड़ के लेकर है। आज आप लोग की भी खबर देख रहे थे कि वहाँ सपा में बोर्ड लग गया है कि राजभर का आना अलाउ नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनको तोड़ करके लाए। इसी तरह जो है अपना दल है, तो बीजेपी हर वोट पे काम करती है और यहाँ पे तो एक बहुत बड़े वोट बैंक पूरे पिछड़ों का, अति पिछड़ों का मामला है। तो बीजेपी ऐसा नहीं करनी। हाँ, ये निश्चित रूप से है कि जो आरक्षण का जो प्रोसेस था, अगर उसको पालन किया गया होता तो ये समस्या जो हाईकोर्ट के सामने खड़ी हुई और ये चुनाव में एक समस्या आ रही पिछड़ों को लेकर के, वो ना होती। वो हड़बड़ी में किया गया था। मुझको लगता है कि अब सरकार या तो उसमें जो प्रक्रिया होती है उस तरह से आरक्षण जल्दी से जल्द फाइनल करने की कोशिश करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बहुत सर 14 सीटों की बात कर लेते हैं जो बीजेपी कहीं ना कहीं जीतने की ओर चाह रही कि इस बार जीतेगी, तभी वो एक नारा दे रही कि 80 है इस बार 2024 में। तो आपको लगता है कि क्या किस कॉन्फिडेंस से वो कह रही है उन सीटों के लिए, क्योंकि वहाँ की जो पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं ओबीसी वाली है, ऐसी है कि वो पिछड़ों के है, तो उसको जीतने का क्या फिलॉसफी रहेगी? देखिए, भाजपा रणनीति में बड़ी कुशल पार्टी मानी जाती है और विशेषकर 2014 के बाद इसकी रणनीति काफी प्रभावी रही है चुनावी के क्षेत्र में। जैसा अभी अंकित जी बता रहे थे कि अभी 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर, जहां बीजेपी 2019 के चुनाव में बहुत ही लंबे मार्जिन से हारी थी, लेकिन अपनी उस रणनीति के तहत दोनों सीटें उपचुनाव में इसने कब्जा लिया। उसका कारण क्या है कि भाजपा बूथ लेवल पर काम करती है। इनके यहाँ पन्ना प्रमुख हुआ करते हैं, हर बूथ पर हर पन्ने का एक इनका पदाधिकारी होता है जो वोटर को निकाल करके वोट डलवाता है।
हाँ, तो ये इनकी बड़ी सटीक रणनीति है जिसके आधार पर ये अपना पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि हम इस सीट को जीत लेंगे। लेकिन सर 14 सीटें जो वो हारी थी तो वहाँ स्ट्रेटेजी क्या काम नहीं आई थी, या आपको लगता है कि वहाँ कुछ लूपहोल्स रह गए थे? बिल्कुल सही आपने कहा। उसका एक कारण मेरी समझ में आता है, 2014 के चुनाव में सपा और बसपा अलग चुनाव लड़े थे। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़े, तो सपा और बसपा का जहां अनुसूचित जाति पर विशेष अधिकार है, वहीं सपा का ओबीसी पर विशेष अधिकार है। तो दोनों मिल करके, इसीलिए आपने देखा होगा कि 14 से 19 के बीच भाजपा के सीटों में अंतर आया है। लगभग 10 सीट का अंतर आया था, 8-9 सीट का। हाँ, तो ये उसी अपनी रणनीति को उसी के आधार पर इस बार फिर से बना रहे हैं कि हम दलित वर्ग और ओबीसी को दोनों को अपनी तरफ आकर्षित करें। और क्या कहते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के, कोविड काल में जो राशन फ्री, अभी देखिए फिर 1 साल के लिए राशन को फ्री कर दिया गया, तो इन सब के आधार पर ये दलितों और ओबीसी के बीच में अपना प्रभाव बनाकर उन्हें आकर्षित करके 80 सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। अंकित जी, पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में बीजेपी अभी खतौली की सीट थी, वहां पर हार गई कहीं ना कहीं उपचुनाव में। तो आपको लगता है कि जो ये 14 सीटें होंगी, पश्चिम की कुछ सीटें हैं, तो वहां पर क्या स्ट्रेटजी रहेगी? हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम से है, उनका काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, 2022 का जब विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो सबसे बड़ा जो ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था, और सबसे बड़ी बात है गन्ना किसानों की एक बड़ी समस्या रही है, और किसान के जो किसान बिल जो लेकर आई थी सरकार, उसको लेकर एक बड़ा विरोध चल रहा था, बड़ा आंदोलन चल रहा था। टिकैत वहीं से आते हैं, टिकैत भी वहीं पर बैठे हुए थे और सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सूक्ष्म रणनीति बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट चाह रही थी उतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वहां से विधायक प्राप्त हुए। और अगर देखा जाए 2017 की विधानसभा चुनाव और 2022 की विधानसभा चुनाव में जो विधायकों का जो अंतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से था वो कोई बहुत बड़ा नहीं था, 2-4 का ही सिर्फ मात्र फर्क था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में क्योंकि ये जनरल इलेक्शन है, जब आम चुनाव होते हैं उसके जो मुद्दे होते हैं वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। अब जहां तरह उपचुनाव की आप बात करें, खतौली सीट हार गई तो इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन है वो हो सकता है बदल जाए, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है। और उनको देखते हुए जिस तरह से जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें, वहां पर जाट और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। वहां पर आरएलडी पार्टी काफी उभर के आई थी और इस तरह कहा जा रहा था कि वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है वो कोई नया गुल खिलाएगा, लेकिन कोई ज्यादा गुल नहीं खिला पाया। तो इसलिए 2024 के परिप्रेक्ष्य में यह कह पाना कि वहां पर सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम होगी सिर्फ इसलिए कि खतौली की सीट हार गई, उसके कई अन्य वजह हो सकते हैं, क्योंकि केवल एक चुनाव था और हो सकता है कि जो वहां का स्थानीय विधायक रहा हो और जो पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया हो वो दबाव में आकर उनके परिवार को टिकट दे दिया गया, इसके वहां के कार्यकर्ता नाराज हो गए हों या कोई और अन्य जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उनको गर्म दे दिया गया हो या उनको हवा दे दी गई हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार गई। लेकिन ये कहना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हारेगी भारतीय जनता पार्टी, ये थोड़ा से इसलिए अलग है क्योंकि 2022 में जब हवा अलग थी, विपरीत थी, तब भारतीय जनता पार्टी की झोली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रथम फेज का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, तब ज्यादा से ज्यादा सीटें आई थी। सर, आखिरी 2 लाइनें बस लूंगा मैं आप लोगों से कि क्या लगता है बीजेपी के सामने जो कंपटीटर रहेगा या टफ क्या रहेगा? क्योंकि अलायंस में कहीं ना कहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी हैं, बीएसपी इंडिविजुअली खड़ी हो रही है, कांग्रेस संकेत करी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इनविटेशन भेज रही है। आपको लगता है कि क्या समीकरण कुछ टफ हो सकते हैं बीजेपी के लिए? मैं बस 2 लाइनें आपसे लूंगा। देखिए, भाजपा के लिए टफ ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि विपक्ष टूटा हुआ है और बिखरा हुआ है, कोई गठबंधन नहीं है। छोटे छोटे दलों का गठबंधन है, वो 2022 में था वही लमसम इस समय दिखाई पड़ रहा है वर्तमान में। भाजपा ने उसमें कुछ प्रोग्रेस ही किया है, भाजपा ने किसी को राजभर को जोड़ा ही है, एक प्लस पॉइंट है। विपक्ष में ये कम हुआ है,
तो इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब पे भारी रहेगी। सर आपका क्या कहना है? आप पिछले आम चुनाव को याद कीजिए, कहा जा रहा था कि बीजेपी हारने जा रही है क्योंकि किसान नाराज हैं, किसान आंदोलन हुआ था और लग रहा था कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी कमजोर नहीं हुई है। और इधर आप देखिए तो बीएसपी बहुत कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस एक लंबे समय से जनाधारी नहीं रही है, ना अब तक उन्होंने बहुत सीरियस प्रयास किया। भारत जोड़ो यात्रा भी जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश को छू के निकल जाएगी, तो बहुत काम कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, एक सशक्त ताकत अखिलेश यादव ने दिखाई है, समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है और मेरे ख्याल से बीजेपी के टारगेट के पे समाजवादी पार्टी है। तो मुझको लगता नहीं कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन हाँ बहुत सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी अपनी चुनौती देगी। सर आपसे भी लेना चाहूंगा रिमार्क की क्या कहेंगे इन पूरे। देखिए, लोकसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर नहीं होता है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। तो पिछले 5 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां इनकी रही हैं, वो ऐसी कोई गलत नहीं रही है कि भाजपा के लिए कोई चुनौती बन सकेगा। कोई चुनौती नहीं आने की, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि जब 2019 में पूरा विपक्ष एक हो गया था तब भाजपा को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितने ज्यादा नुकसान की अपेक्षा की जा रही थी। तो इसलिए अब क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक नहीं होंगे, क्योंकि नाराजगियां और दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, बातें भी कुछ ऐसी हो गई हैं कि अब दोनों चाह कर भी एक नहीं हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, उससे ये कयास लगाया जा रहा था कि विपक्ष एक होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने न्योता सबको दिया है, लेकिन आरएलडी की चिट्ठी आ गई है कि हम नहीं जा पाएंगे, व्यस्तता है। मायावती कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में गई नहीं है, वो भी नहीं जाएंगी। अखिलेश यादव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, हो सकता है अभी तक उनका कोई जवाब बेनिफिट मिला है, तो निश्चित तौर से बीजेपी का नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कोई यात्रा निकल रही है कांग्रेस की, उसमें जाएंगे। लेकिन आप ये गंभीरता देखिए, जिस यात्रा को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं वहां अखिलेश यादव खुद ना जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो संदेश नहीं देना चाहता है कि कांग्रेस को हम कुछ सीरियस ले रहे हैं। लेकिन भेज तो रहे हैं ना सर। देखिए, वो पूरा देश के लेवल पे लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री बनता, अगर विपक्ष का बनेगा तो कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी, वो इस लिहाज से देख रहे हैं। लेकिन यूपी में वो ना कांग्रेस के संग गठबंधन करने जा रहे हैं, ना कांग्रेस से किसी तरह का समझौता करने जा रहे हैं। अब मुझको लगता है कि अखिलेश यादव छोटे दलों से कुछ मिलकर लड़ेंगे तो लड़ेंगे, बाकी जो बड़े पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, उनके संग नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। तो साफ तौर से सीनियर जर्नलिस्ट जो लखनऊ के, उनका भी यही मानना है कि बीजेपी भले ही निकाय चुनाव में ओबीसी का इशू शुरू हो गया हो, लेकिन बीजेपी जो निकाय चुनाव को छोड़कर जिस तरीके से वो तैयारी कर रही है, उसमें ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं, और उनके लिए तैयारी बूथ लेवल से नीचे शुरू हो जा चुकी है। और यही वो वजह है कि 2024 की चाहे वो 14 सीटें हो या पूरी 80 की 80 सीटें जीतने की बात कह रही है। तो ऐसे में साफ होता जा रहा है कि विपक्ष भले ही एक हो जाए, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति से पीछे नहीं हटेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।